बेटा लास्ट टॉपिक में हमने सप्लाई का चैप्टर शुरू किया था, उसके मीनिंग, उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स और वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी को कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ सप्लाई। जितना कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉज बनाए जाते हैं तो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या जनरल व्यूज आते हैं। उसी तरह जब एक सेलर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आता है, वो भी कुछ अज्यूम करके चलता है कि अगर ये कंडीशंस हुई तो मेरा बिहेवियर क्या होगा इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड दैट रिस्पॉन्स इज, दैट बिहेवियर इज कि it will be profitable for the seller to sell more in the market if the prices are high in the market। यानी अगर prices high होती है he will supply more, and अगर prices down चली जाती है तो he will supply less in the market। Other factors affecting supply remain constant। यानी ये नहीं है कि सीजन खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर ऑफ सीजन हुआ तो वो कम प्राइस पर भी निकालता है। And this law will be applicable only if and only if the price of the commodity increases and the supply will increase, and positive relation होगा, but other factors will remain constant। So this law states that there is positive relation between the price of X and the supply of X, other factors remaining constant। That is, if the price increases, that will lead to increase in supply, and if the price falls, that leads to fall in supply। तो ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया। 1 मार्क के लिए ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। फॉर अनदर 1 मार्क हम शेड्यूल और डायग्राम लगाएंगे, एंड फॉर 1 मोर मार्क हम उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे शेड्यूल से। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है सेलर प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाता रहता है, और इसके बेसिस पे हमारा डायग्राम बना, यहाँ पे यूनिट्स यानी क्वांटिटी, और इधर आपकी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो 1 2 3 प्राइस है, 10 20 30 सप्लाई है। तो ये आपके जो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, upward sloping supply curve that shows the positive relation between price and its quantity supplied। This will be the explanation of the diagram कि ओवर एक्सिस में हमने प्राइसेस को लिया, ओवर एक्सिस में हमने क्वांटिटी को मेजर किया, और पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट शोज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। बट अजम्पशंस क्या है? Other factors affecting supply remain constant। It means there is no change in the number of the sellers, there is no change in the goal of the farm, there is no change in the price of factors of production, no change in the technique of production, no change in the government policy, and no change in the future expected prices। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसी ही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता? यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जब प्राइस बढ़ भी रही है, इवन देन द सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। Number 1 is articles of distinction। ये वो डिस्टिंक्टिव गुड्स हैं जिसकी सप्लाई ज्यादा नहीं हो पा रही। जैसे हमने पहले भी पर डिस्कस किया था, पिकासो वाज अ पेंटर, उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी जो आर्ट गैलरी है या उसकी जो पेंटिंग्स है, उसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ही हाई है मार्केट में। प्राइसेस के हाई हो
हम इन चीजों की सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हैं, बिकॉज इज नो मोर, वो है ही नहीं बंदा, तो बनाएगा कैसे? बाकी तो कॉपीज बनती है ना, अगर बननी भी है तो ओरिजिनल पीस तो इंक्रीज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड हमारा लॉ आता है नेचर, नेचुरल फैक्टर जहाँ होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो है वो नेचुरल ऑक्यूपेशन है। नेचर का बहुत रोल है। जमीन पर एक फसल को प्रोड्यूस होने में, उगने में कितना टाइम लगता है, ये नेचर ने फिक्स किया हुआ है कि जैसे एक फसल को ग्रो करने में 6 से 7 महीने लगते हैं, तो 6-7 महीनों के दौरान अगर प्राइसेस बढ़ भी जाए, इवन देन द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, बिकॉज नेचर ने अपने टाइम पर उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। थर्ड, पेरिशेबल गुड्स। नॉर्मली जब गली में, सड़क पे कोई रेडी वाला आता है ना, कभी भी अगर आपने ध्यान कभी दिया हो, मॉर्निंग पे रेट ज्यादा होते हैं सब्जियों के, इवनिंग तक, स्पेशली इन समर सीजन, और रात तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं चीजों को वो कम रेट में भी बेच जाते हैं। अगर आप सुबह सब्जी लेने जाते हैं तो उनकी रेट हाई होती है, बहुत फ्रेश सब्जी आई होती है उस टाइम पे, और गर्मियों में उनको पता है कि अगर हम घर ले गए तो ये सब्जी ने खराब हो जाना जल्दी, वो कम रेट में भी, मंडी में जाओ ना तो रात को रेट बहुत कम लगते हैं, तो वो कम रेट में भी निकाल देते हैं। यानी लो प्राइस के बावजूद भी देयर वाज सप्लाई इन द मार्केट, बिकॉज ये पेरिशेबल इन नेचर है, जो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो प्रोड्यूसर भी उसको जल्दी से निकालना प्रेफर करता है। ठीक है, ये हमारे वो रीजंस हैं जिसमें आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, कि प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई नहीं बढ़ रही है, या प्राइसेस के कम होने पर सप्लाई कम नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चेंज इन सप्लाई कब होता है। वही डिमांड की तरह एक टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और एक टॉपिक है चेंज इन सप्लाई। सुनने में एक जैसी चीजें लगती है, बट डिफरेंस वही है जो हमारा डिमांड में भी था। वो ये है कि क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज है वो तब आता है जब प्राइस में चेंज हो, और सप्लाई में चेंज, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, अगर उनमें चेंज आ जाएगा तो आपके टोटल सप्लाई के शेड्यूल में ही चेंज आ जाता है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। तो पहला है quantity supplied will be changed when there is change in the price of the commodity only. लॉ ऑफ सप्लाई की तरह कि सिर्फ प्राइस में चेंज है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो कम हो रही है, लेकिन जब उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी में चेंज आया है, हम उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं। एंड इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। डेल्टा फॉर चेंज, ठीक है। अब अगर प्राइस के बढ़ने पर या कम होने पर जो सप्लाई में चेंज आया है, अगर तो मेरी सप्लाई बढ़ रही है, वो कब बढ़ेगी? कब सप्लाई इंक्रीज होगी? जब प्राइस ज्यादा हो जाती है। तो अगर प्राइस बढ़ी और सप्लाई बढ़ गई, हम इसे एक्सटेंशन इन सप्लाई बोलेंगे। और प्राइस के कम होने पर जब आपकी सप्लाई कम हो जाती है, देयर विल बी कंट्रैक्शन इन सप्लाई। And in both the cases, your supply curve will remain same. There will be movement along the same supply curve.
डिफरेंशिएट करेंगे चेंज इन सप्लाई से। बिकॉज सप्लाई को जब मेजर करते हैं तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे करते हैं, शेड्यूल आता है, सेट आता है, और उसको सप्लाई को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो बिल्कुल इससे कंट्रास्ट चलेंगे। यहाँ आया कि जब प्राइस में चेंज आया, तो इधर आता है व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स, यानी जब हमारी मार्केट में सपोज द नंबर ऑफ द फर्म्स इंक्रीजेस, तो मैंने कहा था सप्लाई बढ़ जाती है, तो चेंज आया सप्लाई में। या आपको लग रहा है कि आपने जो गोल है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो सिर्फ प्राइस के बढ़ने पर ही आपने सप्लाई को चेंज करना है, बढ़ाना है। तो जब अदर फैक्टर्स आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, चेंज लाते हैं, दैट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई, एंड देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और अगर हो भी जाता है प्राइस में चेंज, इवन देन वो सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। एंड तीसरा है कि हमने कहा प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम सप्लाई कम, एंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, मैंने कहा सपोज द नंबर ऑफ द फर्म्स इंक्रीजेस, that will lead to increase in the supply of the commodity, that is known as increase in supply. और because of any other reason अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है, that is known as decrease in supply. And in both the cases when other factors affect your supply, either in increase form or in the decrease form, the curve will shift. There will be shifting of supply curve. यानी चाहे वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, चाहे वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, बट द कर्व विल नॉट रिमेन द सेम। कोई मूवमेंट नहीं होगी, वो पॉइंट ही आपके डिफरेंट तरफ लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज द चेंज इन सप्लाई। क्वेश्चन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई का डिफरेंस क्या आ सकता है? क्वेश्चन मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व और शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व में भी आ सकता है। और आगे क्वेश्चन एक्सटेंशन और इंक्रीज का डिफरेंस, कंट्रैक्शन और डिक्रीज का डिफरेंस इसमें भी आ सकता है। तो अब हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन में आप कहाँ जाते हैं, कंट्रैक्शन में कहाँ जाते हैं, इंक्रीज में कर्व कहाँ मूव करती है और डिक्रीज में कहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो इन चार पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन इन सप्लाई क्या होता है? सप्लाई का बढ़ना, और रीजन क्या है एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन में? What is the main cause of extension or contraction in supply? Change in price. ठीक है। अब एक्सटेंशन का मतलब सप्लाई का बढ़ना, तो प्राइस में क्या चेंज आया, वो बढ़ गई, इंक्रीज होना। तो एक्सटेंशन इन सप्लाई का मतलब है when increase in price leads to increase in quantity supplied. Other factors remain constant. हम इसका टेबल बनाएंगे। पहले 1 की प्राइस, तो he was supplying 10 units of a commodity. When the price increases to 5 rupees, he increases his supply from 10 units to 50 units. प्राइस को हम रुपीस में दिखाते हैं और क्वांटिटी को हम यूनिट्स में दिखाते हैं। ये शेड्यूल बन गया। अब रही बात डायग्राम की, इधर आपकी क्वांटिटी, इधर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, 0, 1 से 10 और ये 50, प्राइस 1 थी और ये 5 थी। तो अर्लियर हमारी सिचुएशन थी 1 प्राइस पर 10 की सप्लाई, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट, बट नाउ प्राइस इंक्रीजेस टू 5 रुपीज और उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी जो है वो 50 पर आ गई। वी कम टू बी पॉइंट। हमने इनको ज्वाइन किया,
supply curve upward sloping because positive relation है, and there is a movement from lower to upper point on the same supply curve when there is extension in supply due to increase in the price of the commodity. There is a movement from lower to upper point on the same supply curve. This is the extension in supply. Next आता है contraction in supply. क्या होता है? कंट्रैक्ट करने का मतलब कम हो जाना, कोई चीज श्रिंक हो गई है, सप्लाई श्रिंक हुई, रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस का कम हो जाना, बिकॉज अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. तो व्हेन फॉल इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन द सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज द कंट्रैक्शन इन सप्लाई. 1 मार्क हो गया. आगे हमारा स्केड्यूल बनेगा. पहले 5 रुपए थी, ही वाज सप्लाई 50 यूनिट्स. अब प्राइस 1 रुपी होगी, उसने अपनी सप्लाई को कम कर दिया. तो पहला पॉइंट क्या है? सिचुएशन 5 की प्राइस 50 की सप्लाई. दिस वाज माय इनिशियल पॉइंट, बट अब प्राइस कम हुई, सप्लाई कम होगी, हम बी पर आ गए. कर्व वही रही है अपर स्लोपिंग, बट देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम अपर टू लोअर पॉइंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व. This is the extension and the contraction of supply. कोई डाउट है यहाँ पे? अगला लास्ट टॉपिक आता है इसी का, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होते हैं. सप्लाई का बढ़ना. कब बढ़ेगी सप्लाई? जब अदर फैक्टर चेंज होंगे. प्राइस का इफेक्ट नहीं दिखाना, बिकॉज प्राइस के केस में एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होता है. इंक्रीज में आएगा when other factors, या इनको when change in other factors leads to the increase in quantity supplied. जैसे कि causes क्या हो सकते हैं? For example, पहला, number of the firms हमारे बढ़ गए तो सप्लाई बढ़ जाएगी. सेकेंड, आपका जो मेन एम है वो क्या हो गया है? सेल मैक्सिमाइज करना. तो आपने कम रेट पर भी सप्लाई को बढ़ा दिया है, बाकी से स्टॉक निकालना है. तीसरा, आपकी डायरेक्ट इंप्रूवमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में. तो बिकॉज ऑफ एनी वन रीजन ऑफ दीज पॉइंट्स आपकी सप्लाई बढ़ गई है. प्राइस क्वांटिटी सप्लाई, पहले 3 रुपए थे, 30 वाज सप्लाई. प्राइस अभी भी 3 है, बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनी अदर फैक्टर आपकी सप्लाई 30 से बढ़कर 40 यूनिट्स हो गई है. क्वांटिटी प्राइस 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30 and 40. तो earlier the price was 3 and 30 की सप्लाई. दिस वाज द पॉइंट. प्राइस अभी भी 3 है, बट सप्लाई जो है वो 40 पर आ गई है. तो पहले सप्लाई कम ये थी, नाउ द सप्लाई हैज बीन शिफ्टेड टू द राइट साइड. तो SS was the initial supply curve and S1 is the increase in the supply. तो राइटवर्ड शिफ्टिंग है. डिमांड पे भी जब इंक्रीज आया था तो वो राइटवर्ड शिफ्टिंग थी, बट डिफरेंस ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व्स हैं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स थी, बिकॉज वहां इनवर्स रिलेशन था, यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है. नेक्स्ट आता है
change in other factors leads to the fall in supply of a commodity. Another factor can be नंबर आपका डिक्रीज कर दिया, दुकानें बंद होनी शुरू होगी। जैसे अभी पीछे उन्होंने कहा था कि अगर कोई बंद कर देता है तो सप्लाई भी कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे बाद में लास्ट लेसन की प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो आपका क्वेश्चन था वो लास्ट लेसन में आएगा। और आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है या आपका जो एम है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो आपने कहा कि नहीं, अब मैं कम से कम सप्लाई देकर मैं उसको मार्केट में बेचूंगा, तो आपकी प्राइस इसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है। प्राइस क्वांटिटी सप्लाई पहले 3 रुपए थी, 30 वाला सप्लाई, प्राइस अभी भी 3 है, बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर सप्लाई रिड्यूस्ड टू 20 यूनिट्स। क्वांटिटी प्राइस 1 2 3 10 20 30। तो अर्लियर द प्राइस वाज 3 एंड 30 की सप्लाई, ये पॉइंट था। अब क्या है, प्राइस अभी भी 3 है बट सप्लाई रिड्यूस्ड टू 20। तो दिस वाज द इनिशियल सप्लाई का, नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। दिस इज द डिक्रीज इन सप्लाई। समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस दीजिए 3 मार्क्स में। एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सटेंशन कब होती है, जब सिर्फ प्राइस चेंज होती है। इंक्रीज कब होता है, जब अदर फैक्टर चेंज होते हैं। फिर स्पेसिफिकली बताइए, प्राइस जब बढ़ी तो आपने सप्लाई को बढ़ाया, दैट इज एक्सटेंशन इन सप्लाई। नंबर ऑफ द फर्म्स बढ़े, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई, या आपका जो एम था वो सेल मैक्सिमाइजेशन हुआ, या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कम होने वाली है प्राइस, आपने अभी सप्लाई बढ़ा दी। दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट में आप स्केड्यूल बना देंगे और फोर्थ में आपने उसका डायग्राम शो करना है। एक्सटेंशन में सप्लाई कर्व्स रिमेन्स द सेम बट आप लोअर से अपवर्ड पॉइंट पे जाते हैं। यहां पर आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स राइट साइड। द सेम में कंट्रैक्शन और डिक्रीज का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सबको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बस फिर आज हम ये करेंगे, कल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।